अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़े मोइन। सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं तोशा खाना केस की। तो बात यह है कि अप्रैल 2019 में जो तहाइफ है उनकी कीमत 1 अरब 70 करोड़ थी, जिनको 2 करोड़ की अदायगी करके जाहिर किया गया और इस अदायगी के बाद 1 अरब 68 करोड़ का नुकसान कौमी खजाने को पहुंचाया गया। पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं इफ्तिखार अहमद साहब, जावेद इकबाल साहब, पीजे मीर साहब और नवीद चौधरी साहब। सबसे पहले नवीद साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ। आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैबिनेट कमेटी ने तोहफों की मालियत का जो अंदाजा था वो गलत क्यों लगाया और इससे कितना बड़ा नुकसान पहुंचा कौमी खजाने को? ये बहुत पेचीदा केस था और रोज़े अव्वल से ही इमरान खान साहब को अंदाज़ा था कि ये गले पड़ेगा। ये ग्रास इरेगुलरिटीज़ हैं जो एक बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल की सूरत में सामने आ रही हैं। इमरान खान और पीटीआई ने इस केस से बिल्कुल उसी तर्ज पर बचने की कोशिश की जैसे वो फॉरेन फंडिंग से बचने की कोशिश कर रहे थे। सही। इसके हक़ायक़ उनके तो इल्म में थे और इससे जो गोगी नेटवर्क है वो भी बेनकाब हुआ एक मरतबा। फिर देखें, जिस सहाफ़ी ने इस खबर का सुराग लगाया और इसको परसू करना शुरू किया, उसने एक्सेस टू इंफॉर्मेशन के कानून के तहत कमीशन को भी दरख्वास्त दी। फिर ये इसको रुकवाने के लिए पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चली गई। तो उसी वक्त समझ में आ गया था कि दाल में काला है, लेकिन यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली निकली। आप देखें कि ये जुर्म किस तरीके से हुआ और इन तहाइफ की असल वैल्यू कितनी थी, 300 करोड़ रुपए। अच्छा, जो चीज़ें बेची गई हैं उमर फारूक साहब को उनका जो तखमीना उन्होंने लगवाया दुबई से, वो उन्होंने कहा जी कि इसकी जो कीमत है वो 14 से 15 मिलियन डॉलर्स के दरमियान है। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको ख़रीदना चाहूँ तो मेरे लिए क्या हो सकता है। तो उन्हें ग्राफ वालों ने कहा कि आप इसको अगर 5 से लेकर 7 तक, 5 मिलियन से 7 मिलियन डॉलर के दरमियान भी ख़रीद लें तो ये सौदा बहुत मुनासिब होगा, आपके फ़ायदे में होगा। लेकिन वो इसको 2 मिलियन डॉलर में ख़रीदने में कामयाब रहे। ज़ाहिर है उनका इस्तेहकाक, तो उन्होंने ख़रीद लिया, उन्हें मौका मिला और गोगी वहाँ गई। यकीनी तौर पर जब इस तरह की ट्रांजैक्शन होती है उसके लिए बैंक से पैसे निकलते हैं। फिर गोगी को बुलाया उमर फारूक साहब ने अपने दफ्तर में। ये दुबई है, कोई दूर दराज का इलाका भी हो तो वहाँ भी अब सीसीटीवी कैमरे भी मौजूद हैं, तारीखें भी मौजूद हैं। जब वो जहाज़ से गई हैं, जिन दिनों में गई हैं, उसका भी सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा। तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड पर हैं। कल ये जब दोबारा ये स्कैंडल मंजरेआम पर आया है तो इसके सारे शवाहिद भी उसी ताकत के साथ सामने आए हैं। इसीलिए आज पीटीआई के हलकों में चीखो पुकार मच चुकी है, क्योंकि ये सिर्फ मामला अखलाकियात का नहीं कि आपने तहाइफ भेज दिए, ये मामला है ग्रॉस इरेगुलरिटीज़ और करप्शन का। आपने दुबई में जो चीज़ें बेची उसकी असल मालियत क्या थी, बेची कितने में, रकम आपने कैसे ली, फिर वो रकम पाकिस्तान कैसे आई, सही। फिर इनकम टैक्स के जो गोशवारे थे उसमें उसको आपने जाहिर किया कि नहीं किया। अब तो ये सवाल है कि बाकी चीज़ें जो तोशा खाने में मिली थी वो कहाँ पर हैं। और इसका एक इंतहाई ख़तरनाक पहलू है जिस पर रियासत पाकिस्तान को बहुत मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए। वो ये है कि जब पीटीआई को अंदाज़ा हुआ कि ये केस गले पड़ जाएगा, करप्शन का केस है। करप्शन तो एक आम चीज़ है पीटीआई के लिए, ये हमने एक खामखा का मुजस्समा घड़ लिया था। फाइनेंशियल टाइम्स को अखबारात की बाइबल कहा जाता है। अच्छा। उसने पूरा एडिशन छापा है कि इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं, खैरात के पैसे खाते हैं, उनका अस्पताल भी उससे मुलव्वस है। अच्छा। उनको एक नोटिस देने की हिम्मत नहीं हुई, बल्कि इंटरव्यू देकर उनको कह रहे हैं कि अमेरिका से तो मैं दोस्ती चाहता हूँ। बात दूसरी तरफ चली गई। तो ये सारा मामला बहुत संगीन है। इन्होंने फिर इस्लामाबाद के अंदर ये नजर आ रहा है एक पार्टी पकड़ी। मैं सिर्फ एक बात दर्ज करूंगा। इस्लामाबाद में उन्होंने एक पार्टी पकड़ी और उसे कहा कि ये रसीदें आप जारी करें, ये अच्छा। केस हमारे गले पड़ेगा, हालात बिगड़ रहे हैं। फिर उस फर्द को भी, वो जो दुकान का मालिक था, बाहर भगा दिया। अब वहां को और बैठा हुआ है। तो ये भी कोई अरशद शरीफ वाला केस खुदा ना खास्ता ना बन जाए, रियासत को अलर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि शवाहद सामने है। इमरान खान साहब ने जो बात कही है, अल्लाह करे उस पर कायम रहें। बरतानिया की कोर्ट में जाएं, दुबई की कोर्ट में जाएं, पाकिस्तान की कोर्ट में भी आ जाएं। हमें तो है कि साकिब निसार अब कोई मौजूद नहीं है, मेरिट पर फैसला होगा, चीजें सामने आ जाएंगी। इसके साथ बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। ये मनी लॉन्ड्रिंग और स्मगलिंग का मामला भी है। अगर ट्रांजैक्शन डिटेल्स नहीं है और इतनी बड़ी रकम आप पाकिस्तान में लाए हैं या नहीं भी लाए तो कोई बात तो सामने लेकर आए। इफ्तिखार साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इमरान खान साहब केस करने की तो बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये क्यों नहीं बताते कि अगर उन्होंने उमर फारूक को घड़ी नहीं बेची तो फिर किसको बेची? देखिए, मसला ये, मुझे तो दुख होता है जब मैं ऐसी बातें सुनता हूँ, ख़ास तौर पे इमरान खान के हवाले से। एक इमरान खान का एक तासर था कि वो एक
अच्छा प्लेयर है और वो इस किस्म की करप्शन से दूर रहता है, क्योंकि उसने करप्शन के नाम पर लोगों की ज़िंदगियां हराम की, उनको दलीलो खार किया, उनको जेलों में भेजा, उनको तबाह बर्बाद करने की हर किस्म की कोशिश की, ये इल्ज़ाम लगा के कि वो करप्ट है। तो ये बात वही आदमी कह सकता था जो खुद करप्ट ना होता, खुद वो ऐसी हरकतों में मुलव्वस ना होता। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, हमारे सामने जो हक़ाइक़ आ रहे हैं, साफ ज़ाहिर ये हक़ाइक़ अदालतों में चैलेंज होंगे, इनका सबूत भी लाना पड़ेगा और जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया उनको सबूत देने भी पड़ेंगे। लेकिन इस वाक़े ने इमरान का जो एक कद था उसको टार्निश कर दिया, उस पर बहुत गहरे स्याह धब्बे लग जाएंगे इस बात के बाद। अब उमर फ़ारूक कौन है, वो चोर है, वो चक्का है, ये कहानी शुरू कर दी जाएगी, वो बेईमान है, वो क्या है। सवाल ये नहीं है कि उमर फ़ारूक चोर है, बेईमान है या फ्रॉडिया है, सवाल है कि ये बेचने वाले कौन हैं और ये बिके क्यों, और ये सवाल भी है पैसा गया कहाँ पे, क्योंकि जो चीज़ भी बेची जाती है उसका पैसा पाकिस्तान में कैसे लाया गया, नहीं लाया गया, तो ये भी एक जुर्म है। दैट इज़ आल्सो ए क्राइम अंडर द जो फाइनेंशियल रूल्स हैं उसके मुताबिक क्राइम है। मुझे दुख है कि इस आदमी का जो पॉलिटिक्स का आखिरी जो मरहला है वो बड़ा अफसोसनाक है, और उसने जो तमाम बुनियाद रखी थी लोगों को तबाह करने की, अब ये उसी तबाही का निशाना खुद बनने जा रहा है। ठीक है, पीजे सर, आप क्या समझते हैं? इमरान खान ने तो कहा है कि मैं कार्रवाई करूंगा, लेकिन क्या उमर फारूक का डिफेंस मजबूत है इसमें? मेरा नहीं ख्याल है। ये लाहौर में था, ये वांटेड मैन है नॉर्वे में, नॉर्वे पुलिस इज़ आफ्टर हिम, नॉर्वे गवर्नमेंट इज़ आफ्टर हिम। ये इसकी शादी हुई थी सोफिया मिर्ज़ा के साथ। सोफिया मिर्ज़ा के 2 बच्चे अंडर फॉल्स नेम्स ये लेके चला गया दुबई में, और FIA की मेरे पास यहाँ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की पूरी वो कहते हैं जजमेंट है, उन्होंने डायरेक्ट किया है कि FIA को इसको पाकिस्तान वापस लेके आओ और इसका ट्रायल करो, क्योंकि इसने ये बच्चों को अफवाह किया है अंडर फॉल्स नेम्स, अंडर फॉल्स पासपोर्ट्स। बच्चे वहाँ हैं दुबई के अंदर, ये 2009 में वहाँ लेके गया था। इसके पीछे ये जो इनकी वाइफ थी सोफिया मिर्ज़ा, जो कि पाकिस्तानी टॉप एक्ट्रेस एंड ऑल दैट, वो इसके पीछे लगी रही। इसमें आज मैं बता भी देता हूँ, इसमें जनरल मुशर्रफ ने भी बड़ी कोशिश की, लेकिन वहाँ उस आदमी का असर और रसूख बहुत तकड़ा है, और जो चीफ़ ऑफ पुलिस है वो भी इसमें दुबई का इन्वॉल्व हुआ है, शमसी साहब हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हुए, लेकिन ये किसी न किसी तरीके से रिगल आउट कर गया। FIA इज़ आफ्टर हिम, और मुझे नहीं समझ आती कि कहा है कि शहजाद अकबर हु वाज हेडिंग FIA, तो वो उसके साथ नेगोशिएट करेगा व्हेन ही न्यू और ही न्यू एट ऑल द बैकग्राउंड ऑफ दिस मैन कि ये तो FIA का खुद वांटेड मैन है, तो उसको घड़ी क्यों बेचोगे तुम? क्वेश्चन है, इसके अंदर आगे इंप्लीकेशंस है, डेवलपिंग स्टोरी है, इसके अंदर हर एंगल आपने लेना है। सो इसके अंदर हमने ये देखना है, और इमरान का आई थिंक केस बनता है कि ये जो बेसिकली आपने ये काम किया है ये सही है या गलत है। इसके अंदर जो आपका ये जिसको एक्यूज़ हम कर रहे हैं, ये आदमी एक वांटेड मैन पाकिस्तान में भी है, वांटेड मैन नॉर्वे में भी है। अब आप खुद डिसाइड करें कि किसकी पुष्टपनाही हासिल है। मुझे तो लगता है इसका कांटेक्ट बहुत अच्छा है, उमर का कांटेक्ट अच्छा है। दैट इज़ द रीज़न। यार मेरे पास कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पड़े हैं कि FIA क्यों नहीं उसको लेके आई, ये पढ़े मेरे पास, मैं दिखाता हूँ आपको, ये क्यों नहीं है। प्लीज सुप्रीम कोर्ट ने घड़ी के बारे में ऑर्डर नहीं दिए, वो एक सर उसको घड़ी के बारे में नहीं ऑर्डर किए हैं, उसने चाइल्ड अबडक्शन के ऊपर किए हैं जहां ये वांटेड मैन है। घड़ी इज अ सेपरेट केस। He wanted man, but the question today is under discussion is not whether he is wanted because कि वो बच्चे ले गया। क्वेश्चन ये है, इसका एक घड़ी का मामला है, एक घड़ी बिकी है और घड़ी जिसने बेची है वो सबका प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। Sir, what is the credibility of a man who's a wanted man? How can you have a credibility of a man who's wanted? इफ्तिखार साहब, मैं इस बात को आसान कर देती हूँ, अगर आप मुझे ये बता सकें कि इतने केसेस बने हुए थे तो अब तक ये आदमी सलाखों के पीछे क्यों नहीं है? ये मैं पूछना चाह रही हूँ पीजे सर से। ना ये बात आप इमरान खान से पूछें कि जिसके दौर में ये जो बात कर रहे हैं हमारे दोस्त पीजे साहब और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पढ़ के सुना रहे हैं, ये उसी के दौर में हुए, और उसके दौर में अपना उसके पास ताकत भी थी, उसके पास मिनिस्टर भी था। कलामी की माजरत, टाइम एक्सीड हो गया, मुझे जावेद साहब की तरफ आना है, लेकिन यहाँ बात है ये, इमरान खान से जो सवाल होना है वो ये है कि अगर घड़ी उमर फारूक को नहीं बेची तो फिर किसको बेची है? आप केस तो करने जा रहे हैं इदारे के ऊपर, लेकिन अपनी
अपनी भी तो कोई दलील सामने रखें ना, अपनी भी तो सफाई पेश करें। जावेद साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या अब ये केस सामने आने से पीटीआई के लिए मजीद मुश्किलात पैदा हो गई हैं? देखें, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि जहाँ तक सियासी बयानिए का ताल्लुक है तो मैं ये समझता हूँ शायद अवाम पे इसका कोई असर नहीं होगा। ये कुछ भी नहीं है। आपने पिछले 6 महीने जितने भी बयानिए बनाए वो सब ख़त्म हो गए। और दूसरी बात जहाँ मैं इख्तलाफ करता हूँ और जो मैं समझता हूँ गलत हुआ है, वो इमरान खान ने घड़ी का बेचना। अच्छा, क्यों? कि देखो, एक ये तोहफा है जो आपको सऊदी क्राउन प्रिंस ने दिया, ये आपको सिविनियर है, ये आपके लिए ऑनर है, ये आपके लिए रिस्पेक्ट है। बेचना गलत तो नहीं था? नहीं, कुछ भी हो, इसकी तस्हीक है, ये बेइज्जती है उस शख्स की जिसने आपको ये गिफ्ट किया है। दूसरी बात ये आ जाती है इमरान खान की, अगर ज़ाती सियासत देखी जाए, अभी तक जितने इल्ज़ामात लगे हैं वो सारे इल्ज़ामात घूम रहे हैं एहसन गुज्जर के इर्द गिर्द, पिंकी पीरनी के इर्द गिर्द और फराह गोगी के इर्द गिर्द। इमरान खान को अगर इतना भी रियलाइज़ हो जाए कि उसकी ज़ात पे इन लोगों ने कितने धब्बे डाले हैं, बिल्कुल दुरुस्त। चाहे वो तोशा खाने वाला मामला है, चाहे फॉरेन फंडिंग वाला मामला है, या बुजदार वाला मामला है, या जितने करप्शन केसेस हैं, इमरान खान की जात के इर्द गिर्द ये 3-4 लोग फिर रहे हैं और माने का फैमिली, इसकी वजह से। और अब इमरान खान को बाकी तो सारी कहानी है। 2 इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी सामने आगे चल के। नंबर 1 कि जिन ऑफिसर्स ने इस घड़ी की इवैल्यूएशन की है, आपने उन ऑफिसर्स को पकड़ना है कैबिनेट डिवीजन में, कैबिनेट डिवीजन में, कि उन्होंने Miscalculation। ऑफ कोर्स एक इल्जाम है ना कि $12 मिलियन की घड़ी है, तो उसकी किस तरह, किस बेस पे ये इवैल्यूएशन की गई। पहला तो ये है जो आपने इस कौम को नुकसान पहुंचाया, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपकी आएगी जो इन द कोर्ट ऑफ लॉ इमरान खान के खिलाफ जाएगी, बाकी तो सब कहानी है, ठीक है, वो आएगी उनकी डेक्लेरेशंस, उनकी बैंक ट्रांजैक्शंस। क्या उन्होंने जो डिक्लेयर किए हैं अपने अकाउंट्स, वो ट्रांजैक्शन उसमें डिक्लेयर हो रही है? 1 सेकंड सर, अभी तो आप सेकंड पे आए थे, अब फिर आप 1-2 पे चले गए सर, ये चौथा और नंबर बन रहा है। दूसरी में वही डिक्लेरेशन क्या उन्हीं डेट्स में, ठीक है, कि आपने जब ये खरीदने मुझे- के क्या 2 साल बाद आपने डिक्लेयर की। मुनीसा, और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, तीसरी इंपॉर्टेंट तो आप कर लेना सर बात। सर आप दोनों रहने दें, आप दोनों से मैं ब्रेक में तीसरी- पूछती देखिए हूँ, बात अभी सुनिए। मुझे एक ब्रेक पर जा। एक सेकंड आप बात करते हैं नवाज शरीफ से महंगी घड़ी पहनते थे और शाह, किंग शाह वो उसे ले लेता था। केस को देखें, मुनीज़े बात ये, हमने इसका बात का बतंगड़ ठीक है, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन असल बात यह है कि इमरान खान साहब फिर सच सामने क्यों नहीं लेकर आते, आखिर मामला यही क्या तो था। बात कर रहे हैं लेकिन जावेद। सर इसी के साथ हम एक ब्रेक पर चलते हैं, वापस आएंगे और भी हमारे पास मौजूआत हैं जिन पर बात करनी है, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। एक निजी अखबार ने एक खबर शाया की है और वो खबर ये है कि आर्मी अफसरान को ओहदे पर बरकरार रखने का इख्तियार वज़ीर आज़म को देने के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया गया है। यहाँ पर मैं सवाल लेकर आती हूँ पीछे से, सबसे पहले आपकी जानिब, वो ये है कि क्या हुकूमत आर्मी चीफ की तैनाती के लिए एक और कानून बनाने जा रही है और इस कानून साजी से क्या तब्दीली आएगी? आपने जो सवाल किया रिटेंशन का, आप उसको रिटेन करते हैं हु इज ऑलरेडी इन सर्विस। आज हम बात कर रहे हैं जनरल बाजवा की, हु इज ऑलरेडी इन सर्विस, और वो अभी एक लॉ लेके आ रहे हैं, एक प्रपोजल है जो कि सईद महमूद जो है मौलाना फजल रहमान के उनके बेटे, उनके पास कहा है इसहाक डार ने कि देखेंगे और आगे प्रेजेंट करेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि आप क्या इनको रिटेन करना चाहते हैं? क्या आप लॉ इसलिए बना रहे हैं कि आप उसको रिटेन करना चाहते हैं? वरना तो हम एक्सटेंशन तो हर एक को दे ही रहे हैं, और एक्सटेंशन हम देते हैं थ्रू द पार्लियामेंट। अब वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट को बायपास करो, प्राइम मिनिस्टर के पास जो अथॉरिटी होनी चाहिए, कंप्लीट अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये कर दें, हाँ भाई मैंने इसको रिटेन कर लिया। अब क्या ये पास होता है, ये नहीं होता है? नवीद साहब या जावेद साहब बताएंगे फिर। ठीक है नवीद साहब, आपसे ही यही जानना चाहूंगी, अगर ये तब्दीली आ जाती है तो उससे होगा क्या? सर 2 बातें मैं छोटी सी अर्ज करूंगा। जहां तक मामला है ये कानून का, तो देखना ये है कि इस वक्त जो स्टेक होल्डर है वो क्या चाह रहे हैं। कानून तो पहले भी मौजूद था, खोसा साहब ने सिर्फ इसलिए मुसीबत डाली थी कि खोसा साहब कह रहे थे मुझे भी तो सी दो। कानून क्या है भाई, आर्मी चीफ को अगर आपने रखना है वो भी फैसला कर ले, प्राइम मिनिस्टर भी कर ले, तो किसकी हिम्मत है?
सही। कौन कह सकता है कि भाई आप नहीं रुकेंगे और आपको तस्वीर नहीं मिलेगी? कोई भी नहीं कह सकता। खोसा साहब चाह रहे थे कि उन्हें भी तस्वीर मिले, अच्छा, तो उन्होंने मामले को उठाने की कोशिश की, उलझाने की कोशिश की, हुकूमत भी उसमें उलझी थोड़ी सी। बाद में खैर वो स्टेबल हुए, उन्होंने कहा जी ये कानून इस तरह से बन जाएगा। अब एक नई समरी आ गई है। हाँ जी, इसका ताल्लुक बज़ाहिर तो लगता यही है कि जिस नाम पर इमरान खान साहब अपने तौर पर, वैसे तो सब पर ही एतराज़ है उनको, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, बाद में वो क्रेडिट लें, उन्हें एक के सिवा सब नामों पर एतराज़ है और रहा है। बाकायदा ट्रोल करते रहे हैं वो और उनकी बेगम साहबा सोशल मीडिया पर उन नामों को, और लोगों को बुला के बताते रहे हैं कि ये सारे बंदे गलत हैं। तो अब किसी एक पर अगर कोई उनका मन आ गया तो कह देंगे कि मामला ऐसे हुआ है। तो अब ये कहा जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर को इख्तियार मिल जाएगा, वो किसी भी फौजी अफसर को, यहाँ अफसर है जी, चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी नहीं है, यहाँ आर्मी चीफ नहीं है, ठीक है, यहाँ है फौजी अफसर। अच्छा, तो आप एक सादा हुक्मनामे के तहत रिटेन कर सकेंगे, जो सर्विस कर रहा है उसे कहेंगे भाई आप अपनी मुलाजमत बरकरार रखें। आगे इसकी जुजियात क्या हैं ये बाद में चीज़ सामने आएगी। तो अभी तो ये तजवीज़ है, यहाँ तक हमें नबी पता साहब चला। कंट्रोवर्शियल नहीं बनेगा ये? मेरा ख्याल है नहीं। अगर इसके तहत कोई फैसला हो गया तो ये नहीं बनेगा, अगर फैसला नहीं होता और मामला कुछ और हो जाता तो फिर कंट्रोवर्शियल बनेगा। ठीक है। इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि अभी जो पाकिस्तान में वक्त चल रहा है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अपॉइंटमेंट का मामला है और हुकूमत पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में ये अहम तरमीम करने पे गौर कर रही है। आप क्या समझते हैं कि अगर ये तरमीम हो जाती है तो उससे फिर फ़ायदा किसको होगा? मैं समझता हूँ कि जो लफ्ज़ आपको बताया गया कि लफ्ज़ आर्मी ऑफिसर का इस्तेमाल किया गया, जी, तमाम आर्मी ऑफिसर्स का फ़ायदा इसको हो सकता है इस फैसले से। और एक बात मैं आपको आज बहुत वाज़ेह तौर पे बताऊँ, पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी होती है, दो किस्म की कानून साजी हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ होती है, और फिर उसमें भी ऐसी कानून साजी नहीं की जा सकती जो आइन के बुनियाद से मुतसादम हो। ठीक। अब दूसरी बात है, ये है नॉर्मल किस्म की कानून साजी। इस कानून साजी को कोई नहीं रोक सकता, इसीलिए पार्लियामेंट बनी है। अगर किसी को इस कानून साजी से इतराज़ है तो वो फिर पार्लियामेंट पे हमला करे और पार्लियामेंट को उठा के बाहर फेंक दे और पार्लियामेंटेरियन को उठा के बाहर फेंक दे। पार्लियामेंट का जो रोल है इसको ख़त्म कर देते। इसके मुझे नहीं समझ आती कि हम अपने आप को इतना अक्लमंद कब से समझने शुरू हो गए हैं कि एक पार्लियामेंट को रख के, एक कैबिनेट को रख के, एक प्राइम मिनिस्टर को रख के हम उसको ये हक ही नहीं देना चाहते कि वो फैसले करे, और हम चाहते हैं हर फैसला हमारी मर्जी का हो, हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक हो। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और अगर किसी को ये फैसले पसंद नहीं है तो इस पार्लियामेंट को पैक कर दे, बिल्कुल। इस पार्लियामेंट का फ़ायदा कोई नहीं है। अगर पार्लियामेंट फैसले नहीं कर सकती मुल्की मामलात को चलाने के लिए तो फिर इस पार्लियामेंट को उठा के बाहर फेंक दीजिए। आई एम वेरी सॉरी कि जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है और की जाती है। कहाँ लिखा हुआ लफ्ज़ किसी ओहदे के बारे में? बताएं मुझे, विच हु इज, आपने पढ़ी है? नहीं सर, ओहदे के बारे में नहीं लिखा हुआ, ओहदे के बारे में नहीं लिखा हुआ, आर्मी अफसरान कहकर इस खबर में इसको। जब लिखा ही नहीं ओहदे के बारे में तो ये सारी डिबेट जानबूझ के एक साजिश के तहत क्यों की जा रही है? किसको उकसाया जा रहा है? क्यों नफरत पैदा की जा रही है उस इदारे के अंदर? और अगर पार्लियामेंट का हक नहीं है कि का के था थे थी को चेंज करे तो पार्लियामेंट को उठा के बाहर फेंक दें, ठीक है, और सारे पार्लियामेंटेरियन को फारिग कर दें। सर अगर ऐसी ही बात है तो फिर वफाकी काबीना के अरकान आकर इसको क्लैरिफाई क्यों नहीं कर देते? वो उनके पास भी तो अख्तियार है ना कि आए और इस मामले पर वजाहत दे दें। इट इज नॉट देयर ड्यूटी के आपको वजाहत करें। दे विल मेक अ लॉ एंड दैट्स ऑल। सर बहुत सी जगह जहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं, इफ पार्लियामेंट इज सुप्रीम तो व्हाई डज द प्राइम मिनिस्टर नीड अ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर टू अपॉइंट समबडी? वुड लेट द पार्लियामेंट डिसाइड देन? क्यों, am I right or wrong? सॉरी, पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर को पार देगी ना, कानून बनेगा पार्लियामेंट से। इफ्तिखार साहब, जो सादा अक्षरों के कानून साथ। बन रहा तो है, प्राइम मिनिस्टर के कानून पास। पहले ये समझ लें, एग्जीक्यूटिव का कानून भी करें। पार्लियामेंट और कैबिनेट से पावर लेकर प्राइम मिनिस्टर को दी जा रही हैं कि वो अपनी मन मर्जी मर्शा और डिक्टेटर स्टाइल में जो दिल में आए वो कर सकते हैं अपने पेन की एक जुम्बश से। ये कानून बनने जा रहा है। अगर आपकी बात मैं मान लूं, पार्लियामेंट का अख्तियार, कैबिनेट का अख्तियार, तो फिर तो बात बड़ी सिंपल है। वो तो इमरान खान कर गए थे, सबने 2/3 मेजॉरिटी के साथ पास कर दिया था।
फिर क्यों अमेंडमेंट करने की जरूरत महसूस हो रही है? क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इससे बड़ा है। क्वेश्चन ये है कि इस वक्त मुल्क की मईशत तबाह बर्बाद हो रही है जिसका किसी को ख्याल नहीं है। हम ऐसी कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं, फर्दर कंट्रोवर्सी में जा रहे हैं कि जहां हमने जिसको भी अपॉइंट करना है उसकी शख्सियत को और कंट्रोवर्शियल करते जा रहे हैं। मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि ये किस किस्म की हुकूमत है और आप किस किस्म का मुल्क चलाना चाहते हैं कि एक अदारा इतना डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइज्ड है, जिसमें तमाम ऑफिसर कॉम्पिटेंट हैं, इक्वली क्वालिफाइड हैं, हम क्यों उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे इफ्तिखार साहब, मैं आ रही हूं आपकी तरफ। बार बार करके किसका फायदा कर रहे हैं हम, किसका नुकसान कर रहे हैं, यह सोचने की बात है। और दूसरा, आज आप ये कर लेते हैं तो आने वाले वक्त में इसकी रिपरकशंस हैं। उन रिपरकशंस की भुगतान किसने करनी है? इस कौम ने करनी है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये समझते हैं कि डेडलॉक क्रिएट करके जो मर्जी हो जाए, डेडलॉक कायम रहे, मार्शल लगता है लगे, हमने तो हुकूमत में अगले 5 साल भी नहीं आना, तो फिर उनके इस खुशफहमी या गलतफहमी से निकल आए। वो अदारा उतना ही मुल्क के साथ लॉयल है और मुल्क और कौम की फलाह के लिए वो इस डेडलॉक को ब्रेक करेंगे। ये मेरी बात आज नोट कर लें आप। सर, आपका पॉइंट आ गया। इफ्तिखार साहब, आप क्या कह रहे हैं प्लीज? आई एम वेरी सॉरी कि इस किस्म की गुफ्तगू जो हो रही है जिसका कोई ताल्लुक नहीं है उस सवाल से जो किया गया, और ये जो बातें की जा रही हैं ये बहुत अफसोसनाक है। पार्लियामेंट का हक है कि वो कानून साजी करे और पार्लियामेंट से तो पावर लेके प्राइम मिनिस्टर लेना चाह रहा है। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपका पॉइंट भी आ गया। बुनियादी बात यह है कि पार्लियामेंट से ही प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट की दी हुई पावर को एक्सरसाइज करता है और कैबिनेट की दी हुई पावर को एक्सरसाइज। ठीक है सर, ब्रेक का वक्त हो गया। अभी एक ब्रेक पर चलते हैं, जिसके बाद वापस आएंगे और बात करेंगे इमरान खान पर कातिलाना हमले के सिलसिले में जो JIT बनी थी उसमें क्या तब्दीली हुई है। आप साथ रहें। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मामला है और गुज़िश्ता रोज़ भी हमने JIT के हवाले से बात की थी जिसने काम करने से इनकार कर दिया। JIT की तश्कील 9 में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर को कन्वीनर मुकर्रर कर दिया गया है और साथ ही साथ RPO डेरा गाजी खान सैयद खुरम हैं, AIG एहसान उल्लाह चौहान हैं, SP मलिक ताहिर महमूद हैं, जबकि CTD नसीबुल्लाह खान इसमें शामिल हैं। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि तब्दीली तो हो रही है, तब्दीली की जा रही है, लेकिन क्या इससे शवाहिद मुतासिर होंगे? तो इफ्तिखार साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी। बहुत कामयाब कमेटी बनाई गई है जी, इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छे नतीजे देगी। और जिन 3 आदमियों का नाम चाहते हैं एक सियासी रहनुमा, उनको सामने तफ्तीश किया जाएगा और उनको तलब करेगी JIT और उनका बयान रिकॉर्ड कराएगी लाहौर में बुला के। तो बहुत अच्छे अपना रिपोर्ट पेश करेगी और फिर इस अच्छी रिपोर्ट की बुनियाद के ऊपर फिर FIR के अंदर बहुत अच्छी तरमीम होंगी, ज़िमनियाँ लिखी जाएंगी। बहुत सही फैसला किया गया है, बहुत जल्द फैसला किया है चीफ मिनिस्टर पंजाब ने और बहुत ही मुस्बत है और तारीखी फैसला हो गई। सर ने तो जो बात की है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आई। सर, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। चलें, ठीक है। नवीद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? क्या ये जो तब्दीली अब देखने में आई है JIT में, क्या इससे तफ्तीश बानतीजा होगी? देखें, तफ्तीश तो पहले ही बानतीजा है, लेकिन उसको ड्रैग किया जा रहा है मामले को। ठीक है। क्राइम सीन प्रिजर्व किया गया, वहाँ क्या हुआ, उसके बाद मेडिको लीगो को फॉलो किया गया, उसके लिए को गया, उसके बाद जो हमलावर पकड़ा गया है उससे तफ्तीश के मामला कहाँ तक पहुँचे, उस हमलावर को पाकिस्तानी कवानीन के तहत 24 घंटों के अंदर कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया या मजिस्ट्रेट साहब जेल में गए कि इसकी जान को ख़तरा, मैं वहाँ जाके इससे बात कर लेता हूँ, वो भी नहीं हुआ। अगर अब इमरान खान साहब ये समझते हैं, जाहिर है उन्होंने एक पहले JIT बनी, फिर दूसरी का ऐलान हुआ, अब तीसरी आ गई है, CCPO डोगर उनके बहुत करीब समझे जाते हैं, तो हम तो करते हैं कि इमरान खान साहब को इससे तशफ़ी होगी। सवाल बड़े सादा और बड़े क्लियर हैं, उसके जवाब चाहिए। इस सारे वाक़े के अंदर एक हलाकत हुई है और ये चीज़ अब वाज़ेह हो गई है, ये पंजाब पुलिस की रिपोर्ट है और इसके अलावा भी आ गई है, ज़ाहिर दीगर अदारे भी लगे हुए इस काम पर। जो हमलावर है उसकी गोली मौज़म को नहीं लगी और वो बेचारा अपनी जान से गया है, ये मामला भी बीच में है।
तो इसमें बहुत सारे पहलू जो हैं उनको टच नहीं किया गया। अगर जीआईटी बन गई है, देर आए दुरुस्त आए के मज़दाक, ये काम कर ले अपना और चीज़ें सामने ले आए। अब हकायक जो हैं वो डोगर साहब से भी नहीं छुपे हुए, राहील साहब से भी नहीं छुपे हुए, मैं यकीन से कह सकता हूँ वो सीटीडी से भी नहीं छुपे हुए। ठीक है, मामला बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अगर दरख्वास्त गुजार अपनी तसल्ली चाहता है, इमरान खान साहब की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो चाहते हैं कि इस हवाले से तहकीकात हो जाएं और मज़ीद पूछगिछ हो जाए, कुछ ज़िम्में लिखी जानी है तो लिख के देख लें, आप करके देख लें, मामला बिल्कुल क्लियर है। और मैं तो फिर ये कहूँगा कि जो मुद्दई है उसकी तसल्ली बहरहाल होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये कहें कि इस सारे मामले में कवानीन को जो हर शहरी के लिए लाजम है कि उन पर अमल करे, जब इस किस्म का वाक़या या सानिया रूनमा हो जाए, उस पर अमल दरामद किसने नहीं किया? तो हुकूमत पंजाब ने और मदई ने खुद नहीं किया। सही, ये बहुत अफसोसनाक बात है। अब जब आप इसकी तहकीकात करेंगे और फिर ज़िम्में भी लिखेंगे या मामला को आगे लेके जाएंगे, तो मैं तो करता हूँ कि जीआईटी उन तमाम मामलात को भी शामिल करेगी। ठीक है, जो इस हवाले से ओवरलैपिंग हो चुकी है। ठीक है पीजे सर, आप क्या कहते हैं? नवीद साहब ने जो पॉइंट रेज किया है, क्या मुद्दई इस तब्दीली से मुतमईन हो पाएगा? देखिए, मैं ना जूरिस्प्रूडेंस का एक्सपर्ट हूँ, मैं तो कॉमन सेंस की बात करता हूँ। ये तो जो इन्वेस्टिगेट करेंगे और उसके बाद जो उसके नताइज निकलेंगे वो हमें पता चलेगा। लेकिन मैं इस चीज़ को एक ज़रूर आई नीड टू क्लैरिफाई इट। हमारा जो पहले पिछले उसमें सेगमेंट डिस्कशन हुई है, मेरा सिर्फ एक है, जो मर्जी प्रोज एंड कॉन्स आप ले आए, पूरा पाकिस्तान या एक सेगमेंट कहता है फ़ौज को नहीं आना चाहिए, उसकी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। फिर साथ आप कहते हैं कि सिविलियन क्वार्टर से हम तो जी फौज के अंदर मैं रिटेन करूंगा किसी को, बट हाउ कैन यू डू दैट? What right have you got, whether you're a prime minister or anybody, from a civilian quarter to retain somebody? अगर आप ऑफिसर्स की बात कर रहे हैं तो you can't do that. अगर आपको याद है, पहले एक लेटर गया था कि ब्रिगेडियर लेवल से ये चीज़ होगी, और क्या हुआ था उसका? You know what happens, how the army reacted. ये वही चीज़ है ऑन अ बिगर लेवल। यहाँ कोई किसी ऑफिसर्स नहीं है, यहाँ सिर्फ चीफ ऑफ स्टाफ की बात हो रही है, एंड पीरियड, एंड ऑफ द स्टोरी। वरना आपका क्या काम है? आप मिनिस्टर्स बनाए भाई, आप सेक्रेटरीज, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, जो मर्जी आप बनाए। 75 बना दी, 80 कर दें, 85 कर सर दें, जो मर्जी कर, बट लेट आर्मी बी आर्मी, लेट द आर्मी डू व्हाट इट वांट्स टू डू। सर, तो फिर अगर हम यही बात जेआईटी पर भी अप्लाई कर लें तो जेआईटी काम नहीं कर रही ना? आपको रिजल्ट मिला है मॉडल टाउन पे कोई? सर आप अभी नहीं, मुझे बताया जेआईटी कितनी बनाई है आपने? आपने कितनी के लिए? बेनजीर पे मिला है, बेनजीर पे मिला है। इसको भी डिसॉल्व कर दें। किसको? इस जेआईटी को। देखें, ये जो जीआईटी आप बना रहे हैं, ना उम्मीदी प्रिवेल करेगी, इंसाफ किसको मिलेगा? इंसाफ? किस इंसाफ की बात कर रही हैं आप? सर, जो हर पाकिस्तान के शहरी का हक है। ये अरशद शरीफ का पता चल गया आपको? सर, मामला तहकीकात में है, हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिर इसको तहकीकात में जाने दें। लेट्स नॉट बी प्रीएम्प्टिव ऑन दिस। नहीं, अरशद शरीफ की बेगम साहबा ने इस पर राय नहीं देना चाह रहे तो कोई बात नहीं। जावेद साहब, आप अपनी राय दें जेआईटी के मामले पर। उनकी वालदा ने और उनकी बेगम साहबा ने सीएनएन को इंटरव्यू करके कहा कि मुझे पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम और जिस तरीके से इंक्वायरी हो रही है उस पर एतमाद ही नहीं है। जावेद साहब, बात यह है कि अभी तक ये जेआईटी तो बन जाएगी, इससे क्या होना है? जिस तरह माजी में जो कमीशंस के हशर नशर हुए, किसी एक का रिजल्ट किसी को याद है तो मुझे बता दें, किसी एक जेआईटी का कंक्लूड या किसी को पकड़ के फांसी दी गई हो या सजा दी गई हो है तो मुझे बता दें। चाहे मॉडल टाउन है, चाहे साहिवाल है, चाहे लियाकत अली खान का है, चाहे भुट्टो का है, चाहे हमूद, मतलब कोई एक तो बता दो ना। ये है आपका, चाहे उनको फांसी हो गई, ठीक है, बात ही है जनरल मुशर्रफ पर हमला जो हुआ था। अच्छा, तो कहने का मकसद सर, अब आपको एक केस पता चल गया तो आप फिर मुझे मैं बता रहा हूं ना, मैं आपका आपकी आपकी जेआईटी की तसल्ली करा देता हूं ना। अगर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी या मेरी या इनकी तसल्ली की जरूरत नहीं है ना कौम की, जिस बंदा एप्लीकेंट है, जो मुद्दई है, उसकी तसल्ली है। अगर वो सेटिस्फाइड है तो हमें क्या एतराज है। लेकिन जिस तरीके से इस केस को हैंडल किया जा रहा है, जिस तरीके से इसको लेकर जा रहा है, जिस तरीके से इसको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा है, इससे कुछ भी हासिल वसूल नहीं होना, सिर्फ इट्स ए वेस्ट ऑफ टाइम। इससे ज्यादा इस जेआईटी में से कुछ नहीं निकलेगा। अब गुलाम मोहम्मद डोगर साहब को आपने लगा दिया है, जिनकी सर्विस 3-4 महीने रहती है, उन्होंने क्या इसमें से निकालना है? जो लोग डाले हैं वो तो खुद हंस रहे हैं। उनमें से किसी एक से मेरी बात हुई, उन्होंने तो खुद खामोश होकर बैठ जाना है। कुछ भी नहीं होना इसका। एविडेंसेस की बात हो रही है, जिस बंदे ने एविडेंस प्रूव करने, एप्लीकेंट ने देना है ना एविडेंसेस, जो हम सब डिमांड कर रहे हैं इमरान खान से कि आप अगर एप्लीकेशन दे रहे हैं तो हमें बताएं कि आपके पास क्या सबूत है।
अगर वो इस जेआईटी पे मिसट्रस्ट करके कोऑपरेट नहीं करते या कोई एविडेंस नहीं देते तो फिर इसकी क्या हैसियत है? इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। क्वेश्चन ये है कि हमें अपने सिस्टम्स को दुरुस्त करने की जरूरत है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर एप्लीकेशन देने का तरीका कार ठीक नहीं है, हमें उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। दो, तीसरा, उस एप्लीकेशन पे रिएक्शन क्या आता है, एसएचओ की क्या पावर्स है, क्या अथॉरिटी है, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। फिर उसके बाद इनको टाइम लैप्स देने की जरूरत है एविडेंस कलेक्शन के साथ। एक सेकंड, आपने जो बात की है आप बेस करते हो एक एफआईआर के ऊपर, वो एफआईआर तो इमरान ने कटाई नहीं तो किसकी आप इन्वेस्टिगेशन काट रहे हो? खुद तो काट लिया ना इमरान साहब ने बनवाई है। नहीं जी, बनवाई है, जिसने भी बनवाई है, अच्छी बात है। हाँ, नहीं अच्छी बात है, लेकिन बात तो एफआईआर की है ना। क्वेश्चन ये है कि एफआईआर पे जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल खड़ी हुई है इमरान खान की, कि वो कहता है कि जो मेरी एफआईआर है उस पे तो आप एफआईआर दे नहीं रहे, एफआईआर दे दी अपनी मनमर्जी की, और जो वो देना चाहते हैं वो मेरे नजदीक गलत है, वो नहीं बनती एप्लीकेशन, गलत दी है। सर, इफ्तिखार लेकिन साहब की मसला राय ये कि ये कानून आपका है, इस कानून का क्या करना है? इफ्तिखार ठीक साहब करो। मैं आती हूँ आपकी तरफ, मैं नवीद साहब से राय ले लूँ। देखिए वो तो अमेरिका को कुछ कह रहे थे, उस पर भी माजरत कर लिया जी, उन्होंने, जी, बाकी बिल्कुल। चीजों पर यूटर्न लेने वाले हाँ हैं जी। तो एफआईआर पर भी ले लेंगे। हाँ जी। अगर इमरान खान की बात मान लें तो फिर मैंने पहले भी ये बात कही थी, खैबर से कराची तक वारदातें होती हैं, हम हर एक में चीफ जस्टिस को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, आर्मी चीफ को भी कर देते हैं और वज़ीर आज़म को भी कर देते हैं। फिर चलता रहे सिलसिला। इसमें क्या है? मेरा मुझे इख्तिलाफ सर है, इफ्तिखार कानून को साहब की चेंज राय ले करें। लेने दें। एक आदमी मुल्क में इफ्तिखार खलफशार साहब पैदा कर रहा है, करें। एक आदमी मुल्क में खलफशार पैदा कर रहा है, आप कह रहे हैं उसके अंदर इफ्तिखार साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल एक बुनियादी बात कहना चाह रहा हूँ, अब मेरी बात को गौर से सुना जाए कि जितनी बातें हुई हैं ना फौज के हवाले से, जी, अगर ये इतनी आसान थी तो जब ये मामला गया एक्सटेंशन बाजवा साहब का, तो सुप्रीम कोर्ट के जो माहिरीन बैठे हैं उन्होंने ये बात पार्लियामेंट को क्यों रेफर की? इसलिए की कि ये पार्लियामेंट का फैसला होना चाहिए। और पार्लियामेंट ने क्या किया? पार्लियामेंट ने फिर एक कानून वज़े किया। ये बातें जो की गई है ना कि पार्लियामेंट कौन होती है और ये कौन होते हैं, इनकी हैसियत क्या होती है, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि ये सवाल आप उस वक्त करते जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्सटेंशन के मामले में पार्लियामेंट को इत्मीनान में लेने को इफ्तिखार कहा। साहब मेरे सवाल का जवाब दे दें, तो फिर प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट और कैबिनेट से ये पावर खुद क्यों लेना चाहते हैं? डिबेट में नहीं जाना चाहता आप लोगों के साथ। ठीक मैं है, किसी इफ्तिखार डिबेट में उसका भी जवाब दे देना। अगर इफ्तिखार पार्लियामेंट साहब- इतनी सुप्रीम है तो प्राइम मिनिस्टर क्यों लेना चाह इफ्तिखार रहा साहब है बहुत अपने हाथ शुक्रिया में? आपके वक्त का, जावेद साहब आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, नवीद साहब आपका भी और पीजे सर आपका भी। लेकिन बात वही है जब आपने भी इशारा किया कि हुकूमत भी आपकी है, आपके कहने पर जेआईटी भी बना दी गई और तीसरी बार इसमें तरमीम हुई है, लेकिन क्या वजह है कि अब तक ये जो जेआईटी बनाई गई है, एफआईआर का मामला है, ये अपने अंजाम तक नहीं पहुंच रहा? इसी के साथ आपसे इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।